हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ। आज हमारा क्वेश्चन है, बिना प्रतिफल के करार व्यर्थ होता है। जो बिना प्रतिफल के एग्रीमेंट होते हैं वो व्यर्थ होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता। ये कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। ये यहाँ पे फर्स्ट ईयर गलत लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें पूछे जाते हैं। LLB फर्स्ट ईयर प्लस अदर सेमेस्टर। इस नियम की व्याख्या कीजिए तथा इसके अपवाद यदि हो तो बताइए। जो एग्रीमेंट हैं वो विदाउट कंसीडरेशन वॉइड होते हैं, ये बताना, और इसके कोई एक्सेप्शंस हैं वो भी बताने हैं। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2D, मैंने आपको जो संविदा की परिभाषा वाला क्वेश्चन कराया था उसमें आपको बताया था कि सेक्शन 2 के क्लॉज H में कॉन्ट्रैक्ट को बता रखा है, संविदा को, और 2D में कंसीडरेशन को बता रखा है, और 2A में प्रस्तावना को बता रखा है, 2B में जो एक्सेप्टेंस है उसको बता रखा है, और 2E में एग्रीमेंट बता रखा है। ठीक है, आई होप आपको याद होंगे। 2D में प्रतिफल की परिभाषा इस प्रकार है। प्रतिफल की परिभाषा के बारे में विभिन्न विधिवेताओं ने न्यायविदों अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी हैं, जैसे कि सबसे पहले हैं ब्लैकस्टोन। प्रतिफल ऐसे मुआवजे को कहते हैं जो संविदा का एक पक्ष दूसरे पक्ष को देता है। आपको जब वो वाला क्वेश्चन कराया था उसमें सेक्शन 2 पूरा कराया था, उसमें बताया था मैंने आपको कि प्रतिफल का क्या महत्व है और कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे बनता है। ठीक है, जब तक जो कंसीडरेशन है, जो प्रतिफल है, वो नहीं दिया जाएगा तब तक एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, और इसमें ना आपको 2 सेक्शन याद रखने, एक तो 2D धारा 2 का सब सेक्शन D और सेक्शन 25 जिसमें इसके अपवाद दिए गए हैं। ठीक है, इन दोनों धाराओं को याद रखना। फिर है पोलक। प्रतिफल ऐसे मूल्य को कहते हैं जिसके बदले में दूसरे पक्षकार का वचन प्राप्त किया जाता है और इस प्रकार से मूल्य के लिए दिया गया वचन परिवर्तनीय मतलब लागू होता है। फिर है न्यायमूर्ति पैटर्न्स। ये जो आपकी परिभाषाएं हैं यही मॉडल में भी दे रखी हैं और बुक में भी सेम दे रखी हैं। प्रतिफल वह वस्तु है जिसका विधि की दृष्टि से कुछ मूल्य है, लाभ हो सकता है अथवा प्रतिवादी का कुछ अहित हो सकता है। जो प्रतिवादी है उसकी कुछ हानि हो सकती है और जो वादी है उसका लाभ हो सकता है। ठीक है, इसके बाद इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिफल संविदा में एक महत्वपूर्ण तत्व है जो दोनों पक्षकारों के बीच एक मूल्य के आदान प्रदान को दर्शाता है। यह मूल्य लाभ या प्रतिवादी को अहित, प्रतिवादी के लिए हानि के रूप में हो सकता है। जो प्रतिफल है, जो कंसीडरेशन है, वो तब दिया जाता है जब आप किसी चीज़ के बदले में कुछ चीज़ दे रहे हो। जैसे कि आप किसी दुकान पे गए, आपने वहाँ से कुछ सामान लिया और उस सामान के बदले जो आपने पैसे दिए थे, जो आपने पैसे दिए हैं वो आपके प्रतिकर हैं वादी के लिए। किसके लिए? उस दुकान वाले के लिए। और अगर आपने नहीं दिए तो वो आपके ऊपर केस करेंगे। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कुछ कार्य करता है तो वह कार्य प्रतिफल कहलाता है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कोई कार्य करता है तो वह प्रतिफल कहलाता है। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बाल्दियो 1880 का ये मामला है। इस मामले में वादी ने कलेक्टर के आदेश पर एक बाजार में दुकानें बनवाई, लेकिन जब वादी ने व्यापारियों से कमीशन मांगा तो उन्होंने देने से मना कर दिया। न्यायालय ने कहा
कि वादी का कार्य प्रतिवादियों की इच्छा पर नहीं किया गया था। जो वादी ने कार्य किया था, जो दुकान बनाई थी, वो प्रतिवादियों की इच्छा पर नहीं किया गया था। कौन प्रतिवादी है इसमें? जो ये व्यापारी हैं, इनके ऊपर केस किया था वादी ने, जिसने दुकान बनाई थी और उसने कहा था कि वो लोग उसको कमीशन नहीं दे रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादियों की इच्छा पर आपने वो काम नहीं किया था, बल्कि यह कलेक्टर के आदेश का पालन था। जो आपने किया है वो कलेक्टर के आदेश का पालन किया है, आपने उनके आदेश का पालन नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा था आपसे दुकान बनाने के लिए, आपने बनाई, उन्होंने दुकान खरीदी, उसके बाद वो कमीशन नहीं देंगे, इसलिए वादी का दावा खारिज कर दिया। जो वादी था जिसने दुकान बनाई थी, उसका वाद खारिज कर दिया। यह मामला प्रतिफल की परिभाषा को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें यह कहा गया कि प्रतिफल एक ऐसा कार्य है जो वचन दाता की इच्छा अनुसार किया जाता है। जो वचन देता है कि आप इस काम को करो, मैं आपको प्रतिफल दूंगा, मैं आपको उसके बदले में कुछ पैसे या फिर कमीशन दूंगा, ठीक है, या किया जाता है, या करने का वचन दिया जाता है। इसके बाद है प्रतिफल के 3 प्रकार होते हैं। जो प्रतिफल होता है, जो कंसीडरेशन होता है, उसके 3 प्रकार होते हैं। कैसे? पहला है पूर्वकालीन प्रतिफल, पास्ट कंसीडरेशन, जब काम पहले ही हो चुका होता है। एक प्रकार होता है इसका ये पूर्वकालीन, या फिर इसको भूतकालीन प्रतिफल भी आप बोल सकते हो। इसके बाद है वर्तमान प्रतिफल, प्रेजेंट कंसीडरेशन, जब काम अभी हो रहा हो। और तीसरा है भविष्यकालीन प्रतिफल, फ्यूचर कंसीडरेशन, जब काम भविष्य में होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे भूतकालीन प्रतिफल। पूर्वकालीन प्रतिफल, पास्ट कंसीडरेशन, ए ने बी के लिए कोई कार्य किया। जो ए है उसने बी के लिए कोई कार्य किया और बी ने उसे एक निश्चित शर्त देने का वादा किया। यहाँ काम हो चुका है, यानी कि उसने काम कर दिया उसके लिए, उसके बिना बोले ही उसने उसके लिए काम कर दिया और कुछ देने का वादा किया जा चुका है, इसलिए यह पूर्वकालीन प्रतिफल का उदाहरण है। अब इसका एक ये उदाहरण है, खे ने कै की थैली को, कै कहाँ गया, शायद वो डिलीट हो गया है। कै ने खे की थैली को ढूंढकर उसे वापस कर दिया। इसके बदले में कै ने खे को 50 रुपये देने का वचन दिया। जो खे है उसने उसकी थैली को ढूंढ कर दे दिया, जबकि उसने कहा भी नहीं था उसे ढूंढने के लिए, और उसने उसकी थैली को अपने आप ढूंढ कर दे दिया। तो उसने उसको वचन दिया था कि वो उसको 50 रुपये देगा, ठीक है। तो ये हो गया पास्ट कंसीडरेशन। फिर इसके बाद है वर्तमान प्रतिफल, प्रेजेंट कंसीडरेशन। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने अपने खोए हुए कुत्ते को ढूंढने के लिए इनाम की घोषणा की। एक व्यक्ति उस कुत्ते को ढूंढकर ले आया। जो एक व्यक्ति है वो उस कुत्ते को ढूंढकर ले आया। अब घोषणाकर्ता के द्वारा इनाम दिया जाना ही वह शेष कार्य है जो वर्तमान प्रतिफल है। यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ, एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, जिसमें एक पक्ष घोषणाकर्ता ने इनाम देने का वादा किया और दूसरे पक्ष व्यक्ति जिसने कुत्ता ढूंढा ने कुत्ते को ढूंढकर ले आने का काम किया। तो ये प्रेजेंट में हुआ। उसने कहा कि मेरा डॉगी है वो खो गया है और जो कोई उसको ढूंढ कर ला के देगा वो उसको कुछ धनराशि या फिर कुछ भी वो इनाम देगा। उसने ढूंढ कर ला के दे दिया, तो इसके लिए वो बाध्य है इनाम को पाने के लिए, ठीक है। ये हो गया वर्तमान में। तो ये क्योंकि बात वर्तमान की है तो ये वर्तमान प्रतिफल हो गया। इसके बाद है भविष्यकालीन प्रतिफल, फ्यूचर कंसीडरेशन। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कुछ सामान खरीदने का वादा करता है, कोई व्यक्ति है और वो दूसरे व्यक्ति से कोई सामान खरीदने का वादा करता है, उससे प्रॉमिस करता है कि वो उस सामान को खरीदेगा और बदले में वह उस सामान को बेचने का वादा करता है, तो वह भावी प्रतिफल है, यानी कि वो भविष्य वाला प्रतिफल है। यह समझौता तब भावी प्रतिफल ही रहेगा जब तक कि सामान दे न दिया जाए। उसने, या जैसे कि आपने किसी को कॉल पर फ़ोन करके कहा कि मुझे ये सामान चाहिए, उसने जब तक वो आपको सामान नहीं दे देगा तब तक
ये जो प्रतिफल है ये माना नहीं जाएगा। यह समझौता तब तक प्रतिफल ही रहेगा जब तक कि सामान दे न दिया जाए। तो ये हो गया भविष्य, क्योंकि उसने भविष्य में खरीदने की बात करी है कि वो उसका सामान खरीदेगा, और जब तक वो उसको सामान नहीं दे देगा तब तक ये भविष्य जो प्रतिफल है ये माना नहीं जाएगा, ये तभी लागू होगा। ठीक है, इसके बाद है बिना प्रतिफल कंसिडरेशन के संविदा आमतौर पर शून्य होती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यह शून्य नहीं होती है। सेक्शन 25 याद रखना, इसमें वो अपवाद दिए गए हैं जिसमें कंसिडरेशन के बिना जो संविदाएं होती हैं वो शून्य नहीं होती हैं, वो वॉइड नहीं होती हैं। तो वो हैं, इसमें 3 क्लॉज हैं। जो आपका सेक्शन 35 है उसमें 3 क्लॉज है, 35(1), 35(2) और 3। ये तीनों ही अलग अलग बातें करते हैं। जो इसका फर्स्ट क्लॉज है वो कहता है, एक ऐसी परिस्थिति जब संविदा प्राकृतिक प्रेम और स्नेह, नेचुरल लव एंड अफेक्शन पर आधारित होती है। जैसे कि कोई संविदा है वो प्राकृतिक प्रेम और स्नेह पर आधारित होती है। जैसे कोई भाई है अपनी बहन को कुछ देने का वादा कर देता है, मम्मी है वो अपने बेटे को कुछ देने का वादा कर देती हैं। तो ये होते हैं प्रेम में जो स्नेह है, उसमें जो संविदाएं होती हैं वो आती हैं इसके अंदर। और वो जो संविदाएं होती हैं वो लिखित रूप में हो, रजिस्टर हो और निकट संबंधियों के बीच हो, वो संविदाएं इसमें 1 में आएंगी। जो आपका सेक्शन 25 है उसका जो क्लॉज 1 है, क्लॉज 1 नहीं, सेक्शन 25 का सब सेक्शन 1, ठीक है, क्लॉज होते हैं आर्टिकल में। तो ये चीज़ आएंगी इसमें, इसके सब सेक्शन 1 में। 3 चीज़ें होनी चाहिए। जो लव अफेक्शन में संविदा की गई है वो लिखित रूप में होनी चाहिए, रजिस्टर होनी चाहिए और निकट संबंधियों के बीच हो। ठीक है, इसके बाद है, इन परिस्थितियों में संविदा शून्य नहीं होती भले ही उसमें कोई प्रतिफल न हो। जो ये संविदा होती है लव एंड अफेक्शन में, जो स्नेह में माता पिता या फिर बहन भाई या फिर रिश्ते नाते में आप किसी को देते हो, तो उसमें आप किसी से जब इच्छा नहीं रखते हो कुछ पाने की, सिर्फ दे देते हो, तो ये वाले जो संविदाएं हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये अपवाद में आते हैं कि इनके लिए कोई कंसिडरेशन देने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये शून्य होते हैं। ठीक है, किसी को प्रतिकर देने के लिए किया गया करार। जब आप किसी को कुछ देने के लिए करार करते हो, एग्रीमेंट करते हो, ये जो सेक्शन 25 का सब सेक्शन 2 है ये बात करता है उसके लिए। इसका एक केस है भिवा वर्सेस शिवा, 1899 का ये केस है। इसमें कहा गया, भिवा ने शिवा के खिलाफ एक मामला दर्ज किया। ये भाई भाई थे दोनों। इसने एक मामला दर्ज किया था, उसे शिवा की संपत्ति से कुछ हिस्सा चाहिए था। जो भिवा है उसको शिवा की संपत्ति से कुछ हिस्सा चाहिए था। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि शिवा ने खुद से अर्जित किया था। वो जो संपत्ति थी वो शिवा की खुद की संपत्ति थी, इसलिए कोर्ट ने उसे देने से मना कर दिया था। अगर उसके पापा की होती, अगर शिवा के पापा की संपत्ति होती, यानी कि पिताजी की संपत्ति होती या फिर पूर्वजों की संपत्ति होती, तो भिवा का पूरा अधिकार था उस संपत्ति में हिस्सा लेने का। लेकिन उसके खुद के द्वारा अर्जित की गई है तो इसलिए वो हिस्सा नहीं ले सकता। इसके बाद शिवा ने अपने भाई भिवा को प्रेम और स्नेह के कारण आधी संपत्ति देने के लिए एक समझौता किया और लिखित और रजिस्टर भी करा दिया, और जो उसने देने का वादा किया था उसको लिखित और रजिस्टर करवा दिया। भिवा ने रजिस्टर समझौते के बाद फिर कोर्ट में मामला दर्ज किया और संपत्ति की मांग की।
इस बार कोर्ट ने विवाह के पक्ष में फैसला सुनाया और उसे संपत्ति दिलाई, क्योंकि जो शिवा था उसने ये चीज़ लिखित में दे दी थी, उसने ये चीज़ लिख कर दी थी और रजिस्टर भी करा दी थी कि वो उसको अपनी संपत्ति में से आधा हिस्सा देगा, और उसने लिख कर दी थी, इसलिए वो बाध्य हो गया उस संपत्ति को लेने का। अगर वो लिख कर नहीं देता तो वो कह सकता था कि मेरी संपत्ति मैं नहीं देना चाहता। उसने लव एंड अफेक्शन में, प्रेम और स्नेह में ये लिख कर दिया था और वो उसके लिए बाध्य हो गया। कोर्ट ने वो संपत्ति उसको दिलाई। फिर है भूतपूर्व स्वैच्छिक सेवा, वॉलेंट्री पास्ट सर्विस के मामले में यदि कोई व्यक्ति पहले से ही किसी के लिए सेवा प्रदान कर चुका है और अब वह उस सेवा के बदले कुछ लेने का वचन देता है तो वह संविदा प्रवर्तनीय लागू होती है। प्रवर्तन का मतलब होता है लागू होना, वो लागू होती है। जैसे कि बै की थैली को खे ने ढूंढकर वापस दिया और अब वह वचन देता है कि वह खे को 50 रुपये देगा, यह संविदा है। ये जो है यह एक संविदा है जो उसने कहा है कि वो उसको 50 रुपये देगा। कै ने स्वयं के सुपुत्र का पालन पोषण किया, जो कै है उसने अपने ही सुपुत्र का पालन पोषण किया। अब खे वचन देता है, जो ये जिसका पालन पोषण किया था वो वचन देता है कि वह कै के व्ययों का, जो उसने सारे खर्चे किए हैं, उनको वापस देगा। यह एक संविदा है। इसके बाद है ऋण के सदाएं के लिए किया गया करार, जो कर्ज है उसको देने के लिए किया गया कोई करार। ए ने बी को पैसा दिया और वापस लेने के लिए एक समय मांगा। जो ए है उसने बी को पैसा दिया था और वापस उसको मांगने के लिए एक समय दिया था। तो इस स्थिति में सीमा अधिनियम लिमिटेशन एक्ट के तहत आती है। जो समय सीमा है वो लिमिटेशन एक्ट के तहत आती है। आपका एक एक्ट है लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, उसमें समय सीमा बताई गई है कि किसी भी व्यक्ति को केस फाइल करने के लिए कितना समय दिया जाता है। जो आपकी चल और अचल संपत्ति होती है, नहीं, जो आपकी सिर्फ चल संपत्ति होती हैं उसके लिए 3 साल का टाइम होता है कि अगर आप किसी को अपनी चल संपत्ति देते हो तो आप 3 साल के अंदर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो, और जो अचल संपत्ति होती है उसके लिए होता है 12 साल का टाइम। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार जो लिमिटेशन एक्ट है उसके अनुसार ए 3 साल के भीतर मामला दर्ज नहीं करता है, उसको 3 साल का टाइम मिला है। जो उसने संपत्ति दी है अपनी, जो उसने पैसे दिए हैं, उसको वापस पाने के लिए उसके पास 3 साल का टाइम है। वो 3 साल तक अगर मामला दर्ज नहीं करता है तो वह अपने पैसे वापस पाने का अधिकार खो देता है। अब कोर्ट में अगर केस लेकर हम जाते हैं तो उसके लिए टाइम भी तो निश्चित होता है। ये थोड़ी ना है कि आप 20 साल बाद 50 साल बाद चले जाओगे। जो लिमिटेशन एक्ट है ना, ये आपको टाइम बताता है कि आप किस मामले में आपके पास कब तक का टाइम है। इसको भी हम पढ़ेंगे अलग से। लेकिन यदि 3 साल पूरे होने के बाद बी ए को उसके पैसे देने का वचन देता है और लिखित में हस्ताक्षर करता है, जो बी है वो ए के पैसे देने का वचन देता है 3 साल बाद, जब वो उसका टाइम ख़त्म हो गया केस दायर करने का, उसके 3 साल बाद उसने कहा कि वो उसको पैसे देगा, उसके पैसे दे देगा, और उसने ये चीज़ लिख कर भी दे दी और साइन कर दिए, तो यह समझौता फिर लागू हो जाएगा और ए अपने पैसों को वापस पा सकता है। ठीक है, यहीं तक था आपका बिना प्रतिफल के करार शून्य होते हैं वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए इसके ये कीवर्ड बनाए हैं, इनको लिख लेना, आराम से ये क्वेश्चन याद हो जाएगा आपको। सबसे पहले प्रतिफल की परिभाषा, जो आपका कंसीडरेशन है उसकी जो डेफिनेशन है वो बतानी है, 2D में है। ठीक है, 2H में है आपका कॉन्ट्रैक्ट, याद रखना, और 2E में है आपका एग्रीमेंट। ब्लैक स्टोन की परिभाषा बतानी है आपको, पोलक की और न्यायमूर्ति पैटर्न की। फिर इसके बाद भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2D में प्रतिफल की परिभाषा है, इसको यहीं लिखना इसमें। फिर इसके बाद ये केस है इसका। फिर कलेक्टर के आदेश, जो ये केस है वो किससे संबंधित है, कलेक्टर के आदेश से, जिसमें कलेक्टर ने आदेश दिया था दुकान बनाने के लिए और उसने दुकान बनाई।
ठीक है, लेकिन उसको उसके लिए कोई कमीशन उससे नहीं मिला जिसके लिए उसने वाद दायर किया था। फिर है प्रतिफल। कंसीडरेशन के 3 प्रकार होते हैं, क्या? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इन तीनों को याद रखना, भूतकाल, पूर्वकालीन, वर्तमान या फिर भविष्यकालीन, या भूतकाल, वर्तमान या भविष्यकाल। ठीक है, इन तीनों को याद रखना। इसके बाद है बिना प्रतिफल के कंसीडरेशन संविदा आमतौर पर शून्य होती है। बिना प्रतिफल के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो शून्य तो होते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यह शून्य नहीं होते। ये बताया गया है सेक्शन 25 में। अब 25 में आपको 3 चीज़ें बताई गई हैं। उसमें 3 सबसेक्शन है, जिसमें प्रेम, प्राकृतिक प्रेम और स्नेह। जो प्राकृतिक प्रेम और स्नेह में कोई संविदा की जाती है और वो लिखित में दे दी जाती है और आपसे उसके बदले में कुछ नहीं मांगा जाता है, तो उसको आप कोर्ट द्वारा लागू करा सकते हो। जैसा हमने विवाह और शिवा का केस पढ़ा था, विवाह और शिवा वाला केस पढ़ा था, और आपको ये एग्जाम्पल याद ना आए तो आप कुछ अपने पास से भी एग्जाम्पल बना सकते हो। किसी को प्रतिकर देने के लिए किया गया करार। जब आपने किसी को कुछ प्रतिकर देने के लिए करार किया हो वो। इसके बाद ऋण के सदाए के लिए किया गया करार। जो कर्ज चुकाने के लिए आपने करार किए थे, एग्रीमेंट किए थे, वो, जैसे वो सुपुत्र वाला एक एग्जाम्पल था। ठीक है, यहीं तक था ये क्वेश्चन। इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है।